और तुम लोग की पैराबोला सॉल्व कर रहे हो? यस सर। सॉल्व हो रहे हैं सवाल? यस सर। ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? यस सर। नो सर। ठीक है, अच्छे से करो। पैराबोला तुम्हारा जो है इलिप्स और हाइपरबोला का बेस बनेगा। अगर पैराबोला आप ढंग से कर लेते हो तो सेम पैटर्न पे इलिप्स और हाइपरबोला होता है। जैसे कि सर्कल आप लोगों ने बढ़िया से किया, तो पैराबोला बहुत मतलब सही ढंग से आप कर पा रहे हो, है ना। तो उसी तरीके से पैराबोला पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है बाकी सारे कोनिक्स, क्योंकि इनिशियल डेफिनेशन सबका सेम है ना। तो आज मैं जो है तुम लोग का डाउट्स क्लियर नहीं करूंगा, आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं पैराबोला की, है ना। अभी भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल जो है लगाते रहना, और उसके सेशन हम लोग रखते जाएंगे। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी के अगर थ्योरी में किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई बच्चा है जिसको अभी तक के थ्योरी में डाउट हो रहा हो? नो सर। गुड, ठीक है। तो हम लोग जो है पैराबोला में टेंजेंट तक किए है ना। आज हम लोग टेंजेंट एट जनरल पॉइंट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें जो है शॉर्टकट में, ये चीजें तुम लोग पढ़ चुके हो, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। जहाँ पे डिटेल की जरूरत है वहां पे मैं डिटेल कर दूंगा। ये देखो, अरे अरे, ये अपने आप कैसे हो रहा? वाह, हाइपर सेंसिटिव हो गया मेरा कलम। अब ठीक हुआ। अरे अभी भी हो रहा, इसका मतलब आज भी क्लास डिस्टर्ब रहेगा। नहीं रे, सम दूसरा कोई बच्चा नहीं कर रहा, ये मेरे पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं देखता हूँ, अगर रेक्टिफाई कर दिया हूँ तुम्हारे सॉल्यूशन को मैं। ये क्योस थ्योरी है, अभी तुम लोग क्योस थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, ठीक है। तो क्योस थ्योरी के बारे में हम लोग कभी जो है टाइम निकाल करके पढ़ लेंगे, क्या होती है क्योस थ्योरी। अभी जो कोरोना काल चल रहा है ना, उसी का ये रेप्लिकेशन था कि ऐसे ही समय बीत रहा, इसलिए आप लोग अपने समय को सदुपयोग करें, कोरोना के चपेट में ना आने दें। लगता है रोहित का थ्योरी काम कर गया। लेट्स ट्राई। ये देखो, नहीं काम किया। ऐसा कैसे होगा पढ़ाई आज? मेरा सॉफ्टवेयर हैंग कर गया क्या? एक मिनट, ऐसा करते हैं, पीपीटी खोलते हैं, पीपीटी पर ट्राई करते हैं। पावर पॉइंट कहाँ है? पावर पॉइंट, ये लॉगिन का प्रॉब्लम नहीं है ऋषिकेश, ये पैड का प्रॉब्लम है। पेन पैड जो होता है ना, उसका प्रॉब्लम। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट, डिलीट।
देखते हैं इस पे ट्राई करके क्या होता है इनके साथ। आज ये पेन सपोर्ट नहीं कर रहा, टेक्निकल एरर में इसको रख सकते हैं हम लोग। ऐसा कैसे लेकिन हो गया? अरे अरे अरे। सही कर रहे हो, एक बार फिर से वही करके देखते हैं, है ना। पेन को ऑफ कर दिया मैंने, अब पेन को दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं। अच्छी, इसका सेटिंग कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आइए, सर पहले वाले इस पे करो ना, अभी से हाँ हाँ, चल रहा है। अब देखते हैं उस पे, अगर इस पे भी काम चलेगा तो ठीक है। बड़ा अजीब सा साइज दिख रहा है इसका। लगता काम चलने भर हो गया, है ना। आइए, तो आज हम लोग पैराबोला में बहुत ही जनरल चीजें देख लेते हैं। टीएस नोटेशन, टीएस नोटेशन सारे बच्चे जानते हैं ना, एक बार के सर्कल में आप लोगों को बताया गया होगा। Yes. हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, जो बच्चे भूल गए हैं उनके लिए रिवीजन का अच्छा मौका है। जैसे एक्स स्क्वायर यदि होता है तो हम लोग एक्स x1 से इसको रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई y1 से रिप्लेस करते हैं, 2x को x प्लस x1 से रिप्लेस करते हैं, 2y को सर ये नहीं सिखाया ना। नहीं सिखाया। अच्छा ठीक है, तो सीख जाओ। अरे ये कलम साथ दे तब तो मैं सिखा पाऊँ। बहुत बढ़िया। यस सर। y प्लस y1, अगर 2xy आपके पास होता है तो इसको xy1 प्लस yx1, और कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं करना, कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे आप लोग सीख चुके हो, आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको नहीं सिखाया गया होगा। इसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स स्क्वायर को अगर आप एक्स x1 लिखते हैं ना, वाई स्क्वायर को वाई y1 लिखते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं टी ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज टी ट्रांसफॉर्मेशन, ये टी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सर मतलब टैंजेंट की। बिल्कुल 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 समझ गया, सही समझ गया, है ना। जो लोग खुद से थोड़ा सा मेहनत किए होंगे, मॉड्यूल वगैरह देखे होंगे सर्कल का, उनको पता होगा। अब जो बच्चे एकदम खुद से पढ़ाई नहीं करते, मान लीजिए कि प्रेशर करने पे पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के प्रॉब्लम है ना। तो इसको टी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या करना है कि जैसे कि आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्टली क्या करना है, x1 स्क्वायर रख देना है। मतलब ये फुल सब्स्टिट्यूशन होता है। वाई स्क्वायर को y1 स्क्वायर रखना है, 2x को 2x1, 2y को 2y1, और 2xy को
2x1 y1 एंड कांस्टेंट को इसमें कांस्टेंट छोड़ देना, कांस्टेंट को किसी में भी चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबसे पहले माइंड मेकअप कर लेना कि ऐसा कुछ होता है, और Yes, sir. इसका यूज समझो। ठीक है ना, यूज कैसे करते हैं उसके बारे में समझिए। जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए बढ़िया मौका है सीखने का, है ना, थोड़ा कम एफर्ट लगेगा सारा काम करने के लिए। तो आप देखिए इसका यूज क्या क्या होता है। जैसे मान लो कि आपका कोई इक्वेशन दिया गया है ना, मान लो कि ये आपका पैराबोला है सिंपल वाला, वैसे ये किसी के लिए भी एक्ट करता है, y² इक्वल टू 4ax है मान के चलिए। और इस पैराबोला में आपको एक पॉइंट दिया गया, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है ना, तो ये जो ऑरेंज बोल रहा हूं मैं, ये जो नीला लाइन है ना, ब्लू लाइन जो आई है, ये क्या इसके लिए टेंजेंट है। तो Yes, अगर हम, Yes. हाँ, अगर हमें ये P पॉइंट, अगर हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा अगर y1 दिया गया हो, अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 दिया गया हो, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, मतलब जो पॉइंट कर्व पर का पॉइंट है ना, उसमें हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि t इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन करिए आप। ठीक है, t इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट x1 कॉमा y1। ठीक है, तो कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं उसको समझिए आप, बिना एफर्ट लगाए हुए सारा काम हो जाएगा, है ना। ये सारे इक्वेशन को आप क्या करें, LHS में लिख दें, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सारे इक्वेशन को क्या कर लें, LHS में लिख लें। सो मैं इक्वेशन को LHS में लिख रहा हूं, तो y² माइनस 4ax इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास जो t ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया पार्थ भागवत, हमारे पास जो इक्वेशन है इस पे t ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो y² का ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, y1 था ना, है ना, इसको याद Yes. करना होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, y² का ट्रांसफॉर्मेशन y1 था, तो मैं क्या लिखूंगा y1, और यहाँ पे x आ रहा, ठीक है, तो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो उसका कुछ खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को 2x का ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया था। आप देखिए 2x का ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस x1 है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि 2a कॉमन कर लूंगा, और अपने पास जो ये 2x है, देखो 2a कॉमन करने के बाद ये जो 2x है इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा x प्लस x1 और इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, t इक्वल टू 0 कहते हैं। ये जो है ना, ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये P पॉइंट आपका नोन पॉइंट होगा, ये P पॉइंट क्या होगा, नोन होगा। कभी यह नोन होगा तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन जनरल आपका नोन होगा। तो नोन होगा तो हम लोग को यहाँ पे किसके बीच में रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, x एंड y के बीच में रिलेशन दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये जो आपका रिलेशन x और y के बीच में आ गया है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P हो गया। अब अगर इस थ्योरी का इस्तेमाल करें हम लोग, है ना, अगर इस थ्योरी का इस्तेमाल करें हम लोग, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिया है, वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग P पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, तो हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन
बहुत इजीली मिल जाएगा ना। सो x1 को रिप्लेस हम लोग कर देंगे किससे, 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर कर दो ना, x1 को 80 स्क्वायर कर दो, t1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो x1 को रिप्लेस कर देंगे इससे, एंड y1 को रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, 280 रिप्लेस करना पड़ेगा। और इनको अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा एट पॉइंट टी क्या हो जाएगा आपका, तो y इंटू 280 राइट, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा और टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करने पर ये बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाता है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। और ये टेंजेंट का इक्वेशन आपको याद रखना है, टेंजेंट का इक्वेशन इसको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है, कि टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर टी पॉइंट पे टेंजेंट होता है। वैसे आपको टाइम नहीं लगेगा, टी इक्वल टू 0 आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो भी आपको 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट या आधा मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर आप याद कर लेते हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टी इक्वल टू 0 करने की। तो ये हो गया आपको टेंजेंट लिखने का तरीका, जो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको, यस है ना। मतलब अगर पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हम लोग को दिया जाए तो उस पॉइंट पे हम लोग बहुत ही आराम से टेंजेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट टू द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 at the point whose abscissa is क्या होता है abscissa का स्पेलिंग, ABSICCA। abscissa is equal to -1 ले लेते हैं सिंपली। कर आगे उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए जिसका एब्सिसा क्या है, -1 है। तो हम लोग इस थ्योरी को यूज करने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम लोग को चूंकि टी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फॉर x इक्वल टू -1 करस्पॉन्डिंग y क्या हो जाएगा आपका, 3 के बराबर हो जाएगा, है ना। सो x1 इक्वल टू मेरा कितना हो गया, -1, और y1 कितना हो गया आपका, 3 के इक्वल हो गया। आप टी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, ऐड भी दिखा दो, -1, 3 क्या हो जाएगा आपका, y के जगह पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, याद करो y जो था, है ना, 2y में ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे थे, y प्लस Y plus Y1। तो y अगर रहता है तो हम लोग लिखेंगे y प्लस y1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से y की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3 + y होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे x1, तो x1 की जगह पे -1 जाएगा तो -x, और -x की जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस -1 होल डिवाइडेड बाई 2 लाइक y, और +1 पे +1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 से। सो 3 + y -2x, और यहाँ पे -x और माइनस +1, और यहाँ पे +2,
देख लो क्या इक्वेशन बन रहा है, y इक्वल टू -3x और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल टू -3x। सो ये भी एक तरीका है जिसमें आपको अगर सर ने dy/dx बताया होगा तो उससे बच सकते हो। लेकिन ये जो तरीका आपका है, हाँ बोलो बच्चा। सर एक बार रिपीट करो ना, एक हाँ। बार रिपीट करो ना। देखिए हम लोग को इस इक्वेशन के लिए टेंजेंट लिखना है जिसका एब्सिसा क्या है -1। तो अब अगर हम लोग मान लिया कि ये थ्योरी यूज करना चाहते हैं, t इक्वल टू 0 यूज करना चाहते हैं, जो भी अपनी थ्योरी है t इक्वल टू 0 की, तो उसमें y को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो y को रिप्लेस करने के लिए y प्लस y1 मतलब y1 की जरूरत पड़ रही है, तो y1 लाना पड़ेगा। ये हमारा x1 दिया हुआ है, x1 -1 है, तो y1 में कहाँ से लाऊंगा, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लाऊंगा। इक्वेशन मैंने x1 Yes, sir. कर दिया -1, तो y1 कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास पॉइंट जो है -1, 3 है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए टी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि t इक्वल टू 0 मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और t इक्वल टू मैं 0 जैसे ही अप्लाई करूंगा तो मैं वैसे तो बताया था कि इसको LHS में ले जाना, बट LHS में ले जाने का कोई पॉइंट नहीं है ना, आप फिर से उसको RHS में ला सकते हो। तो मैं यहाँ पे LHS में बिना ले गए हुए जो जहां पे था उसी पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। अब देखो y का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 3 + y/2, क्योंकि y + y1/2 Yes. होगा। x स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, x(x1), x(x1) आप देख लीजिए कितना बन रहा है, -x बन रहा है ना, क्योंकि x1 बराबर कितना -1 है, और -x, Yes, sir. हाँ -x का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, x प्लस -1 होल डिवाइडेड बाई 2, और कांस्टेंट में कोई भी चेंजेस Yes, sir. नहीं लाना है। फिर मैंने नहीं, yes, इसको sir. कर दिया है, और फॉर्चुनेटली मेरा ये ओरिजिन से पास करने वाला टेंजेंट है, ठीक है। तो ये आपका टेंजेंट का Yes, इक्वेशन। sir. तो अब देखो ये जो थ्योरी अप्लाई मैं किया हूँ, ये वैसे देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन के बारे में जान ले, है ना, ताकि गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो जाए। सो इस थ्योरी की, या जो भी थ्योरी अभी मैं बताऊंगा, उसका जो लिमिटेशन है उसको हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। लिमिटेशन है ना, यूज ओनली इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व्स। क्वाड्रेटिक कर्व्स मतलब ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस में जो भी पढ़ना है वहीं पर यूज होगा। मैं लिख देता हूं कहां कहां पे यूज करना है। आप सर्कल में कर सकते हैं, पूरे कोनिक सेक्शन में कर सकते हैं। यही 2 जगह पे इस थ्योरी का यूज करना है, बाकी जगह पे आप यूज करोगे फेल हो जाओगे, ये ध्यान में रखना है ना। सो बाकी जगह पे यूज हम लोग को नहीं करना है। तो क्या हम लोग इस थ्योरी से सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट लिख सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीजें जो है इस थ्योरी से लिखते हैं। तो अब बाकी चीजें क्या क्या लिखते हैं उस पर मैं आता हूं, ठीक है। बाकी चीजें क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं उस पर मैं आता हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये हम लोग को बढ़िया से पता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है ना। तो उसके लिए एक थोड़ा सा डायग्राम ले लेते हैं। तो ये मेरा पैराबोला हो गया सिंपली y² - 4ax = 0। और इस पे क्या करते हैं कि 2 टेंजेंट ले लेते हैं, इस पे 2 टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा A पॉइंट और ये हो गया मेरा B पॉइंट।
तो अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर देता हूं, अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर देता हूं, तो ए बी मेरा क्या हो गया, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। ए बी ही मेरा क्या हो गया, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। बट किसके लिए, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट किसके लिए है, ये पी पॉइंट के लिए है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट के लिए है। तो यहाँ पे होता क्या है, हम लोग को ए और बी यूजुअली पता नहीं रहता, लेकिन पी का कोऑर्डिनेट हमको बता दिया जाता। पी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान करके चल रहे हैं x1, y1। पी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान करके चल रहे हैं x1, y1, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ ए बी मिलेगा, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा, वो भी t इक्वल टू 0 ही लिखते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ ए बी is given by t equal to 0 for x1, y1, ठीक है। यहां पे भी t ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा अपने केस में, t ट्रांसफॉर्मेशन फिर से यूज कर लेंगे, लिखेंगे y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0 से हमें टेंजेंट भी मिल रहा है और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी मिल रहा है ना। सो क्या डिफरेंस है, कैसे मुझे पता चलेगा कि टेंजेंट कब मिलेगा और कब मेरा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा, है ना। t इक्वल टू 0 से, है ना, इस बात को नोट कर लेते हैं कि t इक्वल टू 0 जो होता है वो मुझे टेंजेंट भी देता है और मुझे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी देता है। दोनों चीज देता है। तो कब टेंजेंट देता है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि व्हेन p लाइज ऑन द पैराबोला, इस केस में p जो होता है पैराबोला पे लाई करता है। पैराबोला या फिर कर्व बोल सकते हो, ठीक है। और कोड ऑफ कॉन्टैक्ट तब मिलता है जब p लाइज आउटसाइड पैराबोला। एक्सटीरियर। हाँ, पैराबोला के जब ये बाहर लाई करता है तब जाकर के आपको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा, और जब ये पैराबोला पे p लाई करेगा तब जाकर के आपको टेंजेंट देगा। सो बिफोर यूजिंग t इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन, मेक श्योर द पोजीशन ऑफ p, है ना, मेक श्योर अबाउट पोजीशन ऑफ p। पहले चेक कर लें कि p लाई कहाँ पे कर रहा है, उसके बाद ही कुछ काम करें। तो इसके अलावा भी हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, और एक और केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है आपका कॉर्ड विथ मिड पॉइंट। कॉर्ड विथ मिड पॉइंट गिवन। मतलब ये हुआ कि अगर अपना पैराबोला गिवन है और इस पे एक हमने कॉर्ड ले लिया है, इस पे हमने एक कॉर्ड ले लिया है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, कनेक्ट करने वाला। कॉर्ड का वही डेफिनेशन भी होता है। लेट अस से कि इसका एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। आई डोंट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। मुझे ए और बी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, लेकिन इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता है। लेट अस से पी, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है पी। इसका कोऑर्डिनेट मान के चलें कि x1, y1, ठीक है। तो अगर आपका पैराबोला
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये जो कॉर्ड का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी जो होगा, बिल्कुल t इक्वल टू s1 हो जाएगा। t इक्वल टू s1 हम लोग लिखते हैं, तो t ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख ही चुके हैं, और जीरो के जगह पे हम लोग को s1 लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, p पॉइंट के लिए, p पॉइंट के लिए, ठीक है, p पॉइंट के लिए t इक्वल टू s1 लगाएंगे, और t ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूज करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, y माइनस 2a टाइम्स x प्लस इक्वल टू, लिखेंगे y1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4x1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट हो गया। और ये सबका प्रूफ जो है सर्कल में थोड़ा अच्छा लगता है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रूफ इसका नहीं है कॉर्ड विथ मिड पॉइंट का, तो मैंने किसी का प्रूफ बताया नहीं है, तो ये चीज भी मैं प्रूफ वगैरह बिना बता ही रहा हूँ, है ना। और एक और चीज हम लोग जो है टीएस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कर सकते हैं, एक और चीज हम लोग टीएस ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कर सकते हैं, बता सकता है पार्थ क्या है? नॉर्मल पेयर ऑफ टेंजेंट्स, Yes, sir. pair of tangents from an external point, T into T dash is equals to 0. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मान के चलो कि ये आपका P पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट है, और इसकी कोऑर्डिनेट है x1, y1, और जो भी पैराबोला है हम लोग डायग्राम में तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिए है, तो यहाँ पे आपका A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट इक्वेशन लिखा करते हैं, है ना। देन ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ, Yes, sir. ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ PA एंड PB, दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है वो है टी स्क्वायर इक्वल टू SS1, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्वाड्रेटिक हमको मिलेगा जो भी इक्वेशन मिलेगा, तो इसीलिए टी स्क्वायर लिखा गया, और जैसे आप टी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना, और कुछ यहाँ पर नहीं सोचना है, तो लिखेंगे y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1 होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 4ax इंटू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ठीक है। तो ये आपका हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू SS1, और ये आपका हो गया ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारे जितने भी थ्योरी है इनके बेसिस पर मैं एक न्यूमेरिकल जो है ना करता हूं, और एक न्यूमेरिकल आप लोग को भी दूंगा, आप लोग ट्राई करिएगा। तो ये थ्योरी तो समझ में आ गया सबको? ओके सर। वेरी गुड। यस सर। ऐसा नहीं कि इनके बिना कोई सवाल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता, लेकिन कई बार ये काफी मतलब आसानी से काम कर देते हैं।
जैसे अगर मैं लेता हूं प्रूव दैट, सर हाँ सर अगर हमने दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, उनको मल्टीप्लाई करते तो भी मिल जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट। दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली और उन्हें उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू 0, तो पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी ना। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो उससे पहले आपको स्लोप वगैरह फाइंड करना पड़ेगा, है ना। हाँ ठीक है, सर। तो वो लंबा प्रोसेस होता है, इसमें आपको बिना कुछ किए हुए आप डायरेक्ट लिख सकते हो दोनों का ज्वाइंट। बट यस सर। अगर आप ये चाहते हो कि दोनों की इंडिविजुअल इक्वेशन लिखनी है तो फिर आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो महंगा पड़ जाए, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन उस केस में। ठीक है, तो यस ये सर। जजमेंटल होना पड़ेगा कि किस केस में टी स्क्वायर एस एस वन लगाए और किस केस में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम लगाए। ठीक है, तो समय यस को सर। देखते हुए, हाँ। जरूरत को देखते हुए। तो सवाल यह है कि प्रूव दैट the chord of contacts from points on x plus y equal to 4, है ना, to the parabola y square equal to 4x are concurrent at a point। प्रूव मतलब फाइंड द पॉइंट, ऐसे तो प्रूव आपको करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे हम लोग को यहाँ पे ये बताया गया। अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें, सिचुएशन अगर देखें, तो सिचुएशन में ये कि हमारे पास एक पैराबोला है, ये किस्म का पैराबोला है, और एक अपने पास लाइन है, जो कि ये पैराबोला को हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, कुछ इस तरह का लाइन है। ये आपका y प्लस एक्स इक्वल टू 4, इसका मतलब मैंने गड़बड़ लिया ना। ठीक है, चलेगा, लाइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव कर दिया मैंने, एक को निगेटिव करना है तो मैं x को निगेटिव कर देता हूँ, चलेगा। तो ये मेरा लाइन है और ये मेरा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अब ये कह रहा कि इस पे आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लीजिए और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इसका देखिए। जैसे मान लिया कि इस पॉइंट को मैंने उठाया और इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे दो टेंजेंट लिया और उसके करस्पॉन्डिंग एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा। सो डायग्राम बनाना थोड़ा काफी डिफिकल्ट है ना, काफी डिफिकल्ट क्या, कहीं पे आपको डायग्राम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए दो टेंजेंट दिखाना और उसके करस्पॉन्डिंग कोड ऑफ कॉन्टेक्ट दिखाना, ये वेरी डिफिकल्ट टास्क है। तो मान लीजिए कि ये मेरा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया इस पोजीशन के लिए, लेकिन मैं अगर यहाँ पर का पॉइंट लेता हूँ तो फिर मेरा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा, है ना, उसको दिखाना भी डिफिकल्ट है काफी ज्यादा। तो हम लोग को जस्ट ये प्रूव करना कि ये जितने भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेंगे इस पैराबोला पर, जितने भी आप पॉइंट लेते हैं, पैराबोला बोल रहा हूँ, इस लाइन पे y माइनस एक्स इक्वल टू 4 पे जितने भी आप पॉइंट लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग सारे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट एक पॉइंट पे मिलेंगे। तो मैं उस पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, बट उससे पहले मुझे दिखाना कि एक पॉइंट पर मिलेंगे, सो मैं उसको मान करके नहीं चलूंगा। मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन देखो किस तरह से मैं करूंगा। इस लाइन पर का एक पॉइंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, है ना, लेट p h कॉमा k be a point on
y माइनस एक्स इक्वल टू 4, है ना। इस पे मैंने ये पॉइंट मान लिया है, ठीक। तो मुझे क्या दिखाना है कि ये जो P है मेरा, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट AB है। तो मैं लिखूंगा लेट AB बी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AB लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने P को H कॉमा K माना है। हाँ बोलो। KY माइनस 2A। बिल्कुल, हम लोग T ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हमेशा लिखने से पहले Yes, याद sir. कर लेना कि T ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि किसी को समझने में परेशानी नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे KY माइनस टू टाइम्स, चूंकि वहां पर A है नहीं, तो 2 टाइम्स X प्लस H इक्वल टू 0 में लिख सकता हूं, बराबर 2 टाइम्स X प्लस H इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या हो गया, पहला रिलेशन हो गया। लाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। KY माइनस 2X और माइनस 2H इक्वल टू 0, फर्स्ट। हाँ, नेक्स्ट सुनो बढ़िया से फिर से। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमने इस लाइन पर से बहुत सारे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिए। इस लाइन पर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से मैंने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिए, और मुझे प्रूव करना कि वो किसी एक खास पॉइंट से गुजरते हैं, किसी एक खास पॉइंट से गुजरते हैं, मतलब कॉन्करेंट होते हैं। तो मैंने बोला कि H, K पॉइंट मान लेते हैं इस लाइन पर का, और उसका जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जनरल तरीके से AB को मैंने कोड ऑफ कॉन्टैक्ट रखा है। सो AB का इक्वेशन क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 0 हम लोग को लगाना पड़ेगा, है ना। T इक्वल टू 0 यूज कर दिए, और हम लोग को K और X और H में ये रिलेशन मिल गया हम लोग को, KY X H में, ठीक है। लेकिन H और K जो है एडिशनली किसको सेटिस्फाई करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हम लोग बोलेंगे, अच्छा ये सेकंड रिलेशन में लिख देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट रिलेशन पहले से लिख चुका हूँ। ऑल्सो K माइनस H इक्वल टू कितना, 4 लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। Yes, sir. ये आपका थर्ड हो गया। अब ये दोनों रिलेशन को यूज करके क्या हम लोग दिखा सकते हैं कि ये लाइन कहीं ना कहीं पे कॉन्करेंट है। यस। क्या करना पड़ेगा, हम लोग K को रिप्लेस कर सकते हैं H प्लस 4 से, राइट, है ना। तो हम लोग K को H प्लस 4 से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा H प्लस 4 इंटू Y माइनस 2X माइनस 2H इक्वल टू 0। तो ये मेरा इफेक्टिव जो है इक्वेशन ऑफ AB हो गया। ये AB का इक्वेशन हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसको कॉन्करेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे लाइन को कॉन्करेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई एक पॉइंट उन सबको सेटिस्फाई करता है। तो वो पॉइंट पहले लाएंगे या पहले हम लोग शो करेंगे कि कॉन्करेंट है, शो करेंगे। आप लोग एक स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे टॉपिक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। Yes, sir. क्या था वो, Yes, sir. क्या लिखते थे, L1 प्लस लैम्डा। L1 Sir, प्लस एक डॉट लैम्डा लैम्डा L2, लो। है ना। और यहाँ पे लैम्डा आपका पैरामीटर होता था, और ये लाइन क्या होती थी, फिक्स्ड होती थी। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही Yes, काम sir. करना है। चेंजिंग किसमें चेंज हो रहा है, H में मेरा चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे मैं P का पोजीशन बदलूंगा लाइन पर, Yes, sir. ना H मेरा चेंज करेगा, इसका मतलब H मेरा पैरामीटर है। तो मैं H वाले टर्म को एक साथ क्लब कर लेता हूँ। सो मैं H कॉमन कर लूंगा और लिखूंगा Y और -2, और यहाँ पे बाकी आपका जो भी बच गया वो है 4Y माइनस 2X इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख लें कि एक लाइन आपको ये मिल रहा 4Y माइनस 2X, और H जो है लैम्डा का काम करेगा, और Y माइनस 2 जो है
सेकेंड लाइन का काम करेगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो ए बी का इक्वेशन है इसको मैं दिखा रहा हूँ L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के टर्म में। इसका मतलब ये क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यस सर। है ना, ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गया। कहां से पास करता है, कॉन्करेंट एट, कैसे पता चलता है, कॉन्करेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,2 of 4y minus 2x equal to 0 and y minus 2 equal to 0। y की वैल्यू 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x 4 हो जाएगा ना, दैट इज 4,2। 4,2 ही आ रहा ना, यस सर। है ना। तो ये देखो कितना आसानी से हम लोग ये दिखा चुके हैं कि हमारा बहुत सारा जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका और भी जगह पर जहां पे आप चाहो, जहां पर भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की थ्योरी आती है, जहां पे टेंजेंट की थ्योरी आती है, कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफी आसानी से लिखने में हेल्प करता है। सो ये बहुत अच्छा थ्योरी है। देखिए एक बार मैं और बता देता हूं, है ना, कई लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बीच बीच में। देखिए हम लोग ने क्या बोला कि h, के पॉइंट हम लोग जनरल मान लेंगे लाइन पर, और हमने एक केस सिर्फ दिखा दिया है कि ए बी आपका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है। हमने बोला कि h, के अगर हमारा पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ ए बी टी इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। तो हमने t इक्वल टू 0 ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया और मुझे इक्वेशन मिल गया किसका, ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, ए बी का ही इक्वेशन है। ये ध्यान रखें, ये आप ए बी का ही इक्वेशन लिख रहे हैं t इक्वल टू 0 से। तो ये ए बी का इक्वेशन हो गया। फिर मैंने बोला कि हम लोग को इस लाइन को दिखाना है कि ये एक खास पॉइंट से पास करता है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट है मतलब बहुत सारे लाइंस है ना, तो मतलब h और k कुछ भी रखेंगे ये किसी खास पॉइंट से पास करेगा। तो वैसा शो करने के लिए हमने बोला कि वैसा एक थ्योरी तो अवेलेबल है स्ट्रेट लाइन में, वो क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का लुक कैसा होता है, आउटलुक L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होता है। तो मेरे पास यहाँ पर वैसा कोई सिंगल वेरिएबल तो नहीं था जिसको पैरामीटर बना सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि h, के जो इस लाइन का पॉइंट था, इस चीज के अभी तक हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। तो हमने बोला कि h, के जो है y माइनस एक्स इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने इसको सेटिस्फाई करवा दिया। फिर हमने बोला कि k को हम लोग h प्लस 4 से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि k और h में यही रिलेशन है। सो k को हमने लाइन के इक्वेशन में h प्लस 4 से रिप्लेस किया, तो ये मेरा इफेक्टिवली ए बी का इक्वेशन आ गया, सिर्फ और सिर्फ h के टर्म में, सिर्फ और सिर्फ h के टर्म में आ गया। अब मैंने बोला कि h को अलग कर लेते और बाकी चीजों को अलग कर लेते। तो हमने देखा कि h को लैम्डा बना दिया तो बाकी चीजों को L2 और L1 बना सकते हैं। तो हमने बोला कि ये तो आपका L1 प्लस लैम्डा L2 हो गया, इसका मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गया ना। और फैमिली ऑफ लाइंस इस तरह की जो होती है वो हमेशा कॉन्करेंट होती है। किस पॉइंट पे कॉन्करेंट होती है ऋषिकेश, ये दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। इसलिए मैंने लिखा है कि कॉन्करेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4y माइनस 2x एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल टू 2 रख दीजिए तो आपका x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जितने भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो इस पॉइंट पे, है ना, कॉन्करेंट है। प्रूफ तो यहीं तक हो गया। अगर सिर्फ आपको प्रूफ लिखना हो तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये फैमिली ऑफ लाइंस है जो कि कंकरेंट होता है। और अगर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी रिक्वायर्ड है तब जाकर के आप पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करेंगे। समझ में आई बात सबको? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आप लोग एक ट्राई करें। Find locus of
midpoints of chords of the parabola, chords of the parabola y square equal to 4x, y square equal to 4x, all of which are normal to the circle, normal to the circle x minus 1 square y square equal to 2। फाइंड करिए, देखिए अनन्या, ये एग्जाम्पल में जब डील करूंगा तो ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी सारे बच्चे थोड़े ट्राई कर रहे हैं। अनन्या, तुम ये एग्जाम्पल सुन पाई थी, ऑरेंज वाला एग्जाम्पल, प्रूव दैट? Yes, sir. तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली आप लोग को ट्राई करने के लिए दिया है, आप भी ट्राई करो, थ्योरी कुछ नहीं बताया है। Okay, sir.
थोड़ी और कोशिश करो अनुष्का। तुम्हारा सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक है पार्थ, थोड़ा सा चेक कर लो कांस्टेंट टर्म में। Put सर्कल में सारे बच्चे नॉर्मल पढ़े थे, इसलिए मैं नॉर्मल टू द सर्कल वर्ड यूज किया हूं, है ना। आप लोग ध्यान से देखें कि सर्कल में नॉर्मल का मतलब क्या होता है और यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं आप। पार्थ मिस्टेक पकड़ में आया। ये मिस्टेक नहीं है पार्थ, कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक है। सर वाई कांस्टेंट टर्म सर में। वाई मतलब यस बोला था। अच्छा पता चल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
कल्याणी, लवन्या, रोहित, पीयूष। आइए देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे है ना। हो सकता है सॉल्यूशन में आपको टाइम लग रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पीयूष ये बताओ, लोकस में इक्वलिटी कभी आता है या नहीं आता है, या सिर्फ एक्स का टर्म आएगा? देखिए क्वेश्चन क्या है उसको समझने की आप कोशिश करें। मान के चलिए ये आपका पैराबोला है और इस पे एक सर्कल है। कह रहा है ना कि वैसे कॉर्ड्स की मिड पॉइंट की लोकस चाहिए, है ना, जो इस सर्कल के लिए नॉर्मल है, जो इस सर्कल के लिए नॉर्मल है। और ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे है? 1,0 पर है। 0 ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। तो सर्कल का नॉर्मल होने का मतलब क्या होता है? सेंटर से पास कर रहे हैं। सेंटर से पास करता है, बढ़िया बात है। मतलब मुझे उन Yes, sir. कॉर्ड्स के मिड पॉइंट की लोकस चाहिए जो इसके सेंटर से पास करते हैं। मुझे उन कॉर्ड्स की मिड पॉइंट की लोकस चाहिए जो इसके सेंटर से पास करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, देखो इसमें गिवन नहीं है मिड पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा, एज्यूम करके चलूंगा मिड पॉइंट। मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसा कॉर्ड था, वो पैराबोला को दोबारा कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, उससे हमको क्या लेना देना है, लेकिन इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कहीं पे इंटरसेक्ट भी करवा देते हैं, चलो करवाने में क्या है, हमने इसको इंटरसेक्ट करवा लिया ऐसे। तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। ए हो गया और ये बी हो गया। अब बताइए इसका मिड पॉइंट कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? कुछ अलग जगह पे दिखाई पड़ रहा है ना कम से कम, नहीं तो कई बार होता है कि 1,0 पर ही दिखाई पड़ता है। तो ये मान लो कि मिड पॉइंट है, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, टी मान सकते हैं, एच कॉमा के मान सकते हैं, और इसी एच कॉमा के का हम लोग लोकस फाइंड करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी का इक्वेशन तो हम लोग लिख सकते हैं, लेट पी एच कॉमा के बी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, है ना। कॉर्ड लिख सकते हो, कॉर्ड्स लिख सकते हो, उतना अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, कॉर्ड ए बी नाम दे देते हैं ताकि रिफर करने में आसानी। सो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, T equals to C. S1 लिख देंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ ए बी T इक्वल टू S1 लिखना पड़ेगा, किसके लिए, P के लिए, H कॉमा K के लिए, है ना। तो T हम लोग क्या लिखेंगे, T के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं के वाई माइनस 2 टाइम्स x प्लस एच इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4h लिख सकते हैं। अनन्या देखो, अभी मैं शुरुआती किया हुआ है ना, फिर से समझ लो। हम लोग को
कॉर्ड्स की मिड पॉइंट की लोकस चाहिए, है ना, जो कहाँ पे नॉर्मल है, सर्कल के लिए नॉर्मल है, इस सर्कल के लिए नॉर्मल है। कई बार ये भी नहीं लिखेगा कि ये सर्कल है, बोलेगा कि नॉर्मल टू द कर्व ये, तो आपको उतना कॉन्शियस होना पड़ेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल के लिए वही नॉर्मल होते हैं जो उसके सेंटर से पास करते हैं। तो ये सर्कल का सेंटर हमने दिखा दिया है 1,0 है। तो मुझे एक ए बी कॉर्ड दिखाना था, है ना, जो कहाँ से पास कर रहे हो, सर्कल के सेंटर से पास कर रहे हो, और पी उसका मिड पॉइंट हमने मान लिया। तो अगर P मैंने मिड पॉइंट मान लिया तो H, K के टर्म में हम लोग AB का इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना। तो हमने AB का इक्वेशन के लिए TS ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो T इक्वल टू S1 लिखना पड़ा। ये याद करना पड़ेगा ना कि T इक्वल टू S1 से हमको क्या मिलता है, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट मिलता है। तो आप लोग को कभी भी इस तरह की क्लास होती है, नोट्स बनाते रहना चाहिए साथ के साथ में, वेट नहीं करना चाहिए कि PDF आएगा तब लिखेंगे। नोट्स बनाते रहिए, उससे आप थ्योरी रिफर कर सकते हैं, है ना, कि इतना चीज बताया गया उसको यूज करना है। तो T इक्वल टू S1 हमने लिख लिया और ये ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर लिया। तो T ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा आपका y स्क्वायर, क्योंकि हम लोग पैराबोला पे चेंज कर रहे हैं। ये जो AB है किसके लिए कॉर्ड है, AB आपका पैराबोला के लिए कॉर्ड है और P जो है उसी कॉर्ड का मिड पॉइंट है। तो जो भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सर्कल में नहीं करेंगे, पैराबोला में करेंगे। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे सवाल में 2-3 कर्व आते हैं और किसके लिए कौन कैसा काम कर रहा है वो याद रखना पड़ेगा। तो AB जो है कॉर्ड का काम कर रहा है और P उसका मिड पॉइंट है, तो T इक्वल टू S1 लगाएंगे। सो पैराबोला के कर्व के हिसाब से ky माइनस 2x प्लस h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4h होगा, है ना। तो ये जो आया है इक्वेशन, ये इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन है या फिर सर्कल का है या पैराबोला का है। ये जो मेरा फाइनल इक्वेशन अभी जो आया है ky करके, है ना, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, ये किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन। यस लेकिन यहाँ पर तो k स्क्वायर वगैरह टर्म आ रहा है बेटा, फिर भी ये लाइन ही है क्या, तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट में Yes, गिना sir, जाएगा, constant। राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। कांस्टेंट ये में कांस्टेंट में गिना जाएगा। यहाँ पे h और k जो है कांस्टेंट की तरफ बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x और y है जो कि सिंगल डिग्री में है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो लाइन है ये कहाँ से पास करता है, 1,0 1,0 से पास करवा दीजिए, यस सर सेंटर से पास करवाना था। तो हमने इसको सेंटर से पास करवा दिया, y की जगह पे 0 रख देंगे और x की जगह पे 1 रख देंगे। तो -2 टाइम्स 1 प्लस h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4h, और इसको RHS में भेज दीजिए, जो भी मिल जाएगा, है ना। k और h में एक रिलेशन आ गया, k स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4h कर लेते हैं, इसको RHS में भेजेंगे -4h, और प्लस 2 इंटू 1 प्लस h इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से मिल गया k स्क्वायर, आप देखिए प्लस में 2 आ रहा और h आपका माइनस में आ रहा, सो मैं 2 कॉमन कर लेता हूं और h -1 लिख देता हूं, ठीक है। k स्क्वायर -2 इंटू h -1। तो चूंकि हम लोग को h और k में ही रिलेशन लाना था, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन लाना था, वो आ चुका है। अब वो रिलेशन अगर आ चुका है तब हम लोग लोकस क्या लिखेंगे, देयरफॉर लोकस क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू x -1 इक्वल टू 0। अच्छा, क्या आप बताएंगे ये लोकस का नेचर क्या, कौन कैसा कर्व है ये, पैराबोला। पैराबोला। इस पैराबोला की लेटस रेक्टम ओरिजिनल पैराबोला के लेटस रेक्टम से क्या है, कितना रिलेशन रखता है, उसका हाफ है ना। यस सर, हाफ। कई बार तुमको क्वेश्चन में ये सारी चीजें पहले ही मेंशन कर देगा, बोलेगा कि locus of midpoints of chords of parabola, all of which are normal to the circle, is a parabola whose latus rectum bears a ratio with the latus rectum of the parent parabola। तो रेशियो आपको फाइंड करना होगा,
उस तरीके से पहले भी बता देता कि ये पैराबोला है और उसके बाद रेशियो फाइंड करना होता है। तो ये आपका इत्तेफाक भी हो सकता है कि ये 2 आया, हो सकता है किसी केस में 3 भी आता होगा, है ना। लेकिन ऐसे देखने से तो लग रहा कि पैराबोला का लेटस रेक्टम ये डिसाइड कर रहा है, यही नंबर। इसका मतलब लेटस रेक्टम हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना। तुम लोग एक और कर सकते हो। चलो, इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 6। इन चैप एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 6 सबके पास मॉड्यूल होगा ही, है ना। फिर भी मैं लिख देता हूं, locus of the middle points locus of middle points of chords of a parabola which subtend। हालांकि पैराबोला का यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है, सिर्फ आपको लोकस का नेचर बताना है ना। which subtend a right angle at the vertex of the parabola। A right angle at vertex of parabola। यहाँ पे द लिख लेना, द पैराबोला। नेचर बताना कि उस लोकस का नेचर क्या होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप स्टैंडर्ड पैराबोला लेके आगे बढ़िए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और उस पैराबोला का लक्षण क्या होगा, श्रुति। लेटेस्ट सिस्टम क्या होगा, ये सब
हम्म, ठीक दिख रहा है। ठीक है नुस्खा। बहुत बढ़िया। अनन्या, लावण्या, रोहित। अनन्या बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तुम देखो अपने इक्वेशन में क्या कुछ चेंजेस कर सकते हो। अभी ये गड़बड़ दिख रहा था। बाकी लोगों का रिस्पेक्ट में हो सकता है कि सही तुम्हारा ही हो, लेकिन दो चार लोग का सेम इक्वेशन आ रहा है तो मैं मान सकता हूँ दे आर राइट। ऋषिकेश का भी नक्श वाला ही इक्वेशन आया है। बड़ा डेंजरस हो गया। देखिए आप भी ऋषिकेश, और आप लोग भी देखिए अनन्या एंड अनुष्का। माइनस होगा प्लस होगा क्या होगा। -8 ax स्क्वायर, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा मुझे। थोड़ा देखो, पता नहीं क्या किए हो तुम। टाइपिंग मिस्टेक हुआ क्या तुमसे लवन्या। हाँ +4 आया। इसका मतलब नक्श का सही है। आइए देखिए। आप लोग क्या यूज कर रहे हैं बताओ, नक्श क्या यूज किया तुमने। सर T = S1। T = S1 हम लोग कर लेते हैं ना। T = S1 हमने कर लिया तो मिल गया KY -2A टाइम्स x प्लस h, और K² -4AH, राइट। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा KY -2AX इक्वल टू K² -2H। ये मेरा इक्वेशन आ गया T = S1 से। ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका AB का इक्वेशन है। इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट।
बोलिए, इसके बाद क्या करना है? और कौन कौन जवाब दिया था? हाँ, पीयूष बताएगा इसके बाद क्या करना है। पीयूष, रोहित, आर यू देयर? सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आएगा क्या? अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लगा दिए नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई बच्चा जो बिना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज किया हो, सॉल्व किया हो सवाल? कोई ऐसा बच्चा जो बिना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को सवाल सॉल्व किया हो? रोहित बोलो। सेम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। सबने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज किया है? यस सर। चलिए, एक बात तो अच्छी है कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक और थ्योरी देख लें। पैराबोला में तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट काफी आसान होता है, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला में थोड़ी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इनकी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये काम कर सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री एट ओरिजिन की बात चल रहा है ना। स्ट्रेट लाइन में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद हो सकता है आप लोग को एक होमोजिनाइजेशन नाम का टॉपिक सर ने पढ़ाया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। है ना। यस सर। होमोजिनाइजेशन में क्या होता था? एक सेकेंड डिग्री कर्व होता था और एक लीनियर कर्व होता था, और लीनियर कर्व के हेल्प से सेकेंड डिग्री को हम लोग क्या करते थे? होमोजिनाइज करते थे, ठीक है। यस सर। और होमोजिनाइज जो कर्व होता था वो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ, है ना, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी होता था। अगर आप ओरिजिन को ओ से डिनोट कर रहे हैं तो ओ ए और ओ बी का ज्वाइंट इक्वेशन हमको लिखना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा कि लाइन के हेल्प से वन जनरेट करना होगा। मैं लिखूंगा के वाई माइनस 2ax होल डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू 1, है ना। और अब मैं होमोजिनाइजेशन करने जा रहा हूं पैराबोला के इक्वेशन को। मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू इक्वल टू 0। इंटू में 1 आएगा मेरा, और 1 की जगह पर इन्हीं को एडजस्ट कर देते हैं, के वाई माइनस 2ax होल अपॉन के स्क्वायर माइनस 2ah। हाँ देखो नेक्स्ट, मैं क्या बोल रहा हूं कि हम लोग t इक्वल टू s1 जब लगाएंगे उसके बाद पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जंप नहीं करेंगे, हम लोग पुराने प्रोसेस को यूज करेंगे जो 90 डिग्री से रिलेटेड था, और वो भी ओरिजिन से 90 डिग्री रिलेटेड था, वो था होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन हम लोग यूज करेंगे, मतलब इस पैराबोला को ए बी स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? होमोजिनाइज करेंगे। पैराबोला को ए बी के थ्रू होमोजिनाइज करेंगे। सो ए बी इक्वेशन हमारे पास t इक्वल टू s1 से मिल चुका है, और पैराबोला में एक ही ऐसा टर्म है जो सिंगल डिग्री है, वो है 4ax। इसको सेकेंड डिग्री टर्म बनाना होगा, और हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? लाइन से 1 जनरेट करेंगे। नक्श बहुत बढ़िया, अगर आपने यही यूज किया है तो बहुत बढ़िया, है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख लो बढ़िया से कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गया है। सर हाँ बोलो।
सर समझा नहीं सर, एक बार वापस से बताऊं? ठीक है, प्लस 8a² x² इक्वल टू 0। हाँ देखिए, होमोजिनाइजेशन हम लोग कब यूज करते हैं? सबसे पहले होमोजिनाइजेशन का यूज आपको समझना होगा कि कहाँ पे करना चाहिए। होमोजिनाइजेशन का ओरिजिन पे कोई भी लाइन सेगमेंट अगर सेकंड डिग्री कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ओरिजिन पे कितना डिग्री सबटेंड कर रहा है ना, वो फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमको एंगल पहले से बता दिया है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा कि ये ए बी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द कॉर्ड है ना, और उसको सबटेंड करना ओरिजिन पे एंगल। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? होमोजिनाइजेशन यूज कर रहे हैं। होमोजिनाइजेशन यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 1 जनरेट करना पड़ता है। मैं फिर से होमोजिनाइजेशन पढ़ा तो नहीं सकता अभी फिलहाल, है ना, मैं प्रोसेस को यूज करवा रहा हूँ। अगर पॉसिबल हो तो आप घर जाकर के नोट्स देख लेंगे एक बार होमोजिनाइजेशन का, और अगर क्लियर नहीं होता है तो कल जो है हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल पढ़ने के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं? लाइन से 1 जनरेट करते हैं। यहाँ पर देखो 1 लिखने का रीजन जो है वो कुछ इस तरह का है। LHS में आप देखो कितना डिग्री बन रहा है, 1 डिग्री है। देखो KY 2x 1 डिग्री है। RHS में अगर आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखोगे तो 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री। बेसिकली 0 डिग्री को हम लोग 1 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कैसे फर्क नहीं पड़ता उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले देखो कि यहाँ पे 2 डिग्री का टर्म था और यहाँ पे 1 डिग्री का टर्म था 4ax। तो 4ax में मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया ky माइनस 2x अपॉन k² माइनस 2h। तो ये जो है 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए सारा इक्वेशन मेरा सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट हो गया, राइट। मेरा सारा इक्वेशन सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे y² में भी सेकेंड डिग्री है, xy में भी सेकेंड डिग्री है और x² में भी सेकेंड डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से जब सारे इक्वेशन को हम लोग पूरे इक्वेशन को सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन हैज बीन होमोजिनाइज्ड। मतलब ये जो आपको इक्वेशन मिला है ये आपका होमोजिनाइज्ड इक्वेशन मिल गया, ये आपका होमोजिनाइज्ड इक्वेशन है। अब थोड़ी सी बात को आप समझिए। अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट में अल्फा कॉमा बीटा रखता हूं तो आप देखिए अल्फा कॉमा बीटा पैराबोला का पॉइंट है ना, अल्फा कॉमा बीटा पैराबोला की पॉइंट है और अल्फा कॉमा बीटा अपने ए बी पर भी लाई कर रहा बिकॉज वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये जो आपका इक्वेशन है, क्या इस इक्वेशन को ए बी अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा? क्या इस इक्वेशन को अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा? यस सर। इसलिए सेटिस्फाई करेगा बिकॉज वी कैन सेफली राइट y², y की जगह पे β² माइनस 4 अल्फा लिख सकते हैं। देखिए आप यहां से लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा पॉइंट है पैराबोला का, तो β² माइनस 4 a अल्फा लिख सकते हैं। ये कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। मोर ओवर ये जो लाइन है इस लाइन को अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं k इंटू बीटा माइनस 2a अल्फा अपॉन k² माइनस 2ah इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। लिख सकता हूं ना मैं? और अब देखो इनको क्लब करके देखो ये चीज हम लोग लिख दी है। तो ये तो आपका 1 के बराबर रह गया, ये वाला पार्ट आपका 1 के बराबर रह गया, लेकिन ये पार्ट आपका किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। दैट्स व्हाई ए का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा जो है अपने होमोजिनाइज्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा तो इसी का तो हमने सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे लिखा, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली बी का कोऑर्डिनेट भी जो भी आप गामा कॉमा डेल्टा लिखते हो है ना, वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपका ए पे सेटिस्फाइड है,
बी पे सेटिस्फाइड है और ओरिजिन पे भी सेटिस्फाइड है, आप ये देख सकते हैं। ये बात समझ में आई कि ए पे सेटिस्फाइड है, बी पे सेटिस्फाइड है और ओरिजिन पे। बोलिए बच्चों, अनन्या क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड, है ना? तो ये ए पे सेटिस्फाइड है, बी पे सेटिस्फाइड और ओ पे सेटिस्फाइड है। मोरओवर ये जो आपका इक्वेशन है वो इस तरह का है ना, होमोजीनियस ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। और ये हमेशा क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन होता है ना, इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आपका होमोजिनाइज्ड इक्वेशन है ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना? ये आपका ओ ए एंड ओ बी का ज्वाइंट इक्वेशन है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। ये आपका ओ ए एंड ओ बी का ज्वाइंट इक्वेशन है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखिए आपको एक थ्योरी बताया गया होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि ये दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री कब बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमको ऊपर 90 डिग्री बनाना है ना। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस कंडीशन क्या होता है ना? यहाँ पे आप याद रखना कि a प्लस बी इक्वल टू 0 होता, राइट? यस ना, सर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसी वजह से शायद मेरे हिसाब से अनन्या लिखी थी और उसका करेक्ट आंसर होगा मे बी 2ah और प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 0, 2ah प्लस 8a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा पैराबोला कैसा आ रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 2a टाइम्स x माइनस 4a आ रहा, x माइनस 4a आ रहा, ठीक है। तो माइनस वाले लोग करेक्ट हैं, प्लस वाले है ना, प्लस वाले करेक्शन कर लेंगे, माइनस वाले लोग करेक्ट हैं। तो यही इक्वेशन बन रहा है और होमोजिनाइजेशन भी हमने यूज कर लिया, मतलब अच्छा रिवीजन हुआ आज। तो आज जो है इतनी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। ठीक है। यस तो आज के Yes, बेसिस पर आपको होम असाइनमेंट ज्यादा नहीं दिया जा रहा, बहुत कम दिया जा रहा, जो अगले क्लास में भी मोस्टली लास्ट में ही डिस्कस होगा। होम असाइनमेंट के तौर पे इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 कर लेते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर आपको एक्सरसाइज वने वगैरह में मिले तो उनको कर लेंगे। वने में तो नहीं है क्योंकि वने में कंप्लीट तुम लोग को दे चुका था, तो ये कर ले। और टूवे वगैरह में आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल्स को खत्म करके पैराबोला खत्म कर देंगे, मतलब मंडे को पैराबोला समाप्त हो जाएगा। सर कल है क्लास? कल मंडे है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो मंडे को एक क्लास है ना, यस सर। तो कल हम लोग क्लास करके नॉर्मल खत्म कर लेंगे। और आप लोग क्या करो मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो पैराबोला की बताई गई है ना, पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज आपके मॉड्यूल में है उनको एक बार देख लेना। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन एक बार पढ़ करके आओगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला लिख लेता हूं मैं कल के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं कर पाऊंगा, उतना टाइम नहीं है ना। उसको समझ लेना, मैं याद करवा दूंगा कौन कौन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। श्रुति का कहना
टिल क्वेश्चन 40 ओनली, राइट? 40 के बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना। अभी 40 पिछले हाँ, क्लास में मैंने बताया तो था जी, लगता है कहाँ तक बताया था करने के लिए। देखो 41 से 63 करना है ना। एक्सरसाइज 1 ए Yes, sir. कंप्लीट। अब आप 1B भी देखोगे तो भी सवाल बनेगा, 1C भी देखोगे तो भी सवाल बनेगा, 2A भी देखोगे तो भी सवाल बनेगा। चूंकि नॉर्मल से रिलेटेड सवाल सिर्फ नहीं करना है, बाकी सारे सवाल कर सकते हो, ठीक है? तो आप ये नोट कर सकते हो होम असाइनमेंट में कि आप नॉर्मल रिलेटेड सवाल सिर्फ ना करें, बाकी सारे कर लें। सॉल्व all questions which are not related to normals, ठीक है? अब सिर्फ एक टॉपिक आपका बच गया नॉर्मल, वो पढ़ लोगे, पैराबोला खत्म हो जाएगा। सो आप लोग जितना हो सकता है सॉल्व करिए। 1B एक्सरसाइज भी देखिए, 1C भी देखिए, 2A भी देखिए, जितना होता है सॉल्व करिए, ठीक है? डाउट लेक्चर में आप डिस्कस करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही है ना? आप लोग आराम करिए। हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye Thank you, sir. bye. Bye, sir.